हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स फंक्शन पढ़ रहे थे हम। फंक्शन में लास्ट क्लास तक हम लॉगरिथमिक फंक्शन तक पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था लॉगरिथम, उसमें हमने मॉडुलस इक्वेशन पढ़ा था, मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी और मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा था। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे जो हमारे कैलकुलस में यूज होंगी, उसके आगे की चीजें। तो जिन लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बिल्कुल मॉडल उसमें एब्सोल्यूट इक्वेशन या मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटी ये वाला पार्ट नहीं आता है, वो हमारा लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 था, उसमें ये चीज जरूर देखें। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू गिवन होता है mod x, f(x) इक्वल टू mod x, तो इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। अगर हम इसको रिडिफाइन करते हैं तो ये रिडिफाइन होता है mod x इक्वल टू -x when x is negative, mod x इक्वल टू +x when x is positive and mod x इक्वल टू 0 when x is 0। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर इनपुट कुछ भी होगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देता है। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0, तो mod x की वैल्यू मतलब mod ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब 0 इनपुट होगा, x की वैल्यू 0 होगी, तो mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। मैंने जब x की वैल्यू 1 रख दी, तो mod ऑफ x की वैल्यू मतलब mod ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। जब x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो mod ऑफ x की वैल्यू मतलब mod ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 2। जब मैंने x की वैल्यू 5 रख दी, तो mod ऑफ x की वैल्यू मतलब mod ऑफ 5 की वैल्यू क्या आई 5। तो हम देख रहे हैं तीनों एग्जांपल से कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो mod x और x दोनों की वैल्यू बराबर है। mod x की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, mod x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 2, mod x की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू 5। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो mod x और x की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ ये रिडिफाइन कर दिया कि when x is positive then mod x इक्वल टू x। दूसरा जो है, अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लीजिए x की वैल्यू है -1, तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। अगर x की वैल्यू है -2, तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी +2। अगर x की वैल्यू है -5, तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी +5। अगर हम इन दोनों का सम करें, -1 + 1 0, -2 + 2 0, -5 + 5 0, मतलब mod x + x की वैल्यू 0। तो mod x की वैल्यू क्या हो गई -x। mod x की वैल्यू -x कब हुई, जब x की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है। तो जब x नेगेटिव होगा तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x हो जाएगी। तो अगर हम यहां से देखें तो हमने ये रिडिफाइन जो किया गया है उसको हमने प्रूव किया कि भाई ये कैसे रिडिफाइन किया गया है। तो mod x की जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, mod x की डेफिनेशन इस तरीके से होती है, जब हम mod x को रिडिफाइन करते हैं तो mod x की वैल्यू होती है x जब x पॉजिटिव होगा, mod x की वैल्यू होती है -x जब x नेगेटिव होगा, और mod x की वैल्यू होती है 0 जब x 0 होगा। अब अगर हम mod x के बारे में बात करें, mod x का ग्राफ, डोमेन और रेंज कैसे बनेगा, तो अगर mod x के ग्राफ के बारे में बात करें तो x इक्वल टू 0 पे mod x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे mod x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 पे mod x की वैल्यू 2। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ y इक्वल टू x का ग्राफ हो जाएगा कब, जब x कैसा हो रहा है 0 से लेके इंफिनिटी हो रहा है। और जब mod x की वैल्यू -1 तो mod x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -2 तो mod x की वैल्यू +2। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा जब कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू x when x is positive, y इक्वल टू -x when x is negative, और 0 पे क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिडिफाइन किया हमने mod x को, उसका ग्राफ देखा। अगर हम इसके डोमेन के बारे में बात करें तो हम इस पूरे ग्राफ को अगर x एक्सिस पे चपटा देते हैं तो पूरी की पूरी x एक्सिस को ये इंक्लूड करता है। मतलब अगर इसका डोमेन देखें तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन अगर हम y की वैल्यू देखें तो हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो y की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी होती है, मतलब अगर इसकी रेंज देखें तो 0 से लेके इंफिनिटी होती है। तो इस तरीके से इसकी डोमेन और रेंज होती है। तो दिस इज मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। पहले तरह नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम आगे देखते हैं कुछ इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब मॉडुलस फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ सब मॉडुलस फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया है कि एक हमारे पास फंक्शन है f(x),
एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 का मॉड। ये हमारे पास एक फंक्शन है। बोला गया है इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो हम करें क्या भाई, हम ये समझें कि हमें एक फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ता तो उसका ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि ये हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ होगा, एक रूट इसका 2 होगा और एक रूट इसका 3 होगा, कुछ इस तरीके से ये 0 होगा और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 6 होगा। अगर इसके बारे में हम देखें तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, बेसिकली ये 2.5 होगा, माइनस b बाई 2 भी कह सकते हैं इसको, और ये माइनस d बाई 4 होगा। 2.5 अगर यहाँ रखते हैं तो 2.5 माइनस 2 इज हाफ और 2.5 माइनस 3 इज माइनस हाफ, तो ये हमारे पास माइनस 1/4 होता। अगर हमारे पास ग्राफ होता है, इसको ऐसा करते हैं, इसको अपन gx ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है gx, तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर मैं ग्राफ बनाता तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट a की वैल्यू 1 है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। दो इसके हमारे पास रूट है 2 और 3, तो 2 और 3 इसके दो रूट हो गए। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2 है, इन दोनों का मिड पॉइंट तो हमारे पास 2.5 आ गया, और ये इसका y कोऑर्डिनेट हमने माइनस प्लस 2.5 यहाँ रखा तो माइनस 1/4 आ गया। तो ये इसका ग्राफ होता। लेकिन अब इसका मॉड लगा दिया गया है। अगर इसका मॉड लगा दिया गया है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये हमें चीज आप समझना है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का नेचर क्या होता है, करता क्या है। अगर हमारे पास y इक्वल टू कोई फंक्शन था तो एब्सोल्यूट उसका हमने मॉड लगा दिया, तो मॉड कर क्या रहा है, तो मॉड बेसिकली क्या कर रहा है समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू x थी, x से वैल्यू निकली और वो गई g के पास। ये फंक्शन है gx लिया, g के पास निकल गई तो ये हो गया gx। अब ये जो gx है ये गया मॉड के पास और बाहर हमारे पास आ गया मॉड ऑफ gx, और इस मॉड ऑफ gx की वैल्यू थी fx। ऐसे ही कुछ फंक्शन हो रहा है। तो इसमें जब हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी जाए gx की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए gx की जब वैल्यू पॉजिटिव आई तो gx और fx की वैल्यू इक्वल होगी। भाई हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मॉड ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। इक्वलिटी हम दोनों में से किसी भी एक जगह लगा सकते हैं। मॉड ऑफ मसाला इक्वल टू मसाला आएगा जब मसाला पॉजिटिव इनपुट होगा, और मॉड ऑफ मसाला इक्वल टू माइनस मसाला आएगा जब मसाला नेगेटिव इनपुट होगा। तो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन का नेचर यहां से समझूं तो बेसिकली जो मॉडुलस फंक्शन है ये कर क्या रहा है, इसके अंदर इनपुट हो रहा है x और आउटपुट हो रहा है मॉड x। मतलब जब हमारे पास कोई भी चीज पॉजिटिव इनपुट होती है तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, लेकिन जब कोई चीज नेगेटिव इनपुट होती है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये मॉड बेसिकली क्या करता है, अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें कि मॉड फंक्शन कर क्या रहा है, अगर मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया तो वो करेगा क्या, जो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इनपुट था उसके लिए तो सेम वैल्यू देगा। भाई जो भी पॉजिटिव वैल्यू इनपुट हो रही थी उसके लिए सेम वैल्यू देगा। जब इनपुट हो रही थी 2 तो आउटपुट 2 देगा, इनपुट हो रही थी 3 तो आउटपुट 3 देगा, इनपुट हो रही थी 4 तो आउटपुट 4 देगा। जब पॉजिटिव वैल्यू इनपुट हो रही थी तो सेम आउटपुट देगा। मतलब यहाँ gx की जब वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर जाएंगी तो fx का ग्राफ एज इट इज सेम ही रहेगा। अब gx की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ जा रही है, तो gx की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ जाएंगी, gx की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू है, gx का ग्राफ बना है ना, तो gx की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब gx का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, यही होगा ना। तो जब x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ का पार्ट है वहां पे gx की वैल्यू पॉजिटिव है, और वहां पे gx की वैल्यू पॉजिटिव है तो fx की वैल्यू है जस्ट इक्वल टू gx हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास gx की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, जब gx की वैल्यू नेगेटिव इसके अंदर इनपुट होगी तो fx उसको भी पॉजिटिव कर देगा। अब नेगेटिव इनपुट हो रही थी कहां पे, इस वाले ग्राफ में, नेगेटिव इनपुट हो रही थी इस वाले ग्राफ में। नेगेटिव इनपुट gx की वैल्यू नेगेटिव होना मतलब ये वाला ग्राफ x एक्सिस से नीचे होना, और ये वाला ग्राफ x एक्सिस से नीचे होना, और जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस के ऊपर चले जाएगा। तो अगर मैं कहूं fx का ग्राफ क्या बनेगा, तो fx का ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक बार और समझेंगे पर इसको दूसरे तरीके से, ध्यान दीजिए।
अगर मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछूं, मैं आपसे कहूं भाई साहब हमारे पास fx का ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन का मैंने अगर ग्राफ बनाया है तो मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ बीच में हमारे पास 4 ना ले 5 ले लेते हैं, 5 है, ये बीच में वैल्यू हमारे पास 3 है, ऐसा कुछ हमारे पास है, और ये हमारे पास ग्राफ है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू हमारे पास a है, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए 2 है। तो अगर हमारे पास ये fx का ये ग्राफ है, ये fx का ये ग्राफ है, मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि अगर मैं आपसे बोलूं इस ग्राफ को देखिए और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाइए तो आप क्या करेंगे? भाई fx का ग्राफ दिया है और माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब क्या है भाई? इस वाले ग्राफ में जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो इस वाले ग्राफ में वैल्यू क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी, और इस वाले ग्राफ में जब वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो इस वाले ग्राफ में वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। और थोड़े सस्ते में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक लाइन है, ये एफ एक्स है, मान लीजिए ये 2 है और ये माइनस एफ एक्स है। तो एफ एक्स का ग्राफ अगर गिवन है तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? तो भाई एफ एक्स का ग्राफ गिवन है और माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर फंक्शन हमारे पास मैं जी एक्स मान लूँ, जी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो जब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? जस्ट नेगेटिव, और जब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब यहां से 2 से लेकर इंफिनिटी तक ये एक्स एक्सिस के नीचे था, एक्स एक्सिस के नीचे था, मतलब इस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी, तो इस केस में जी एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और 2 से माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक ये ग्राफ एफ एक्स जो था वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था, मतलब y की वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव थी, तो माइनस एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो माइनस एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स और ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स में क्या रिलेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखिए जरा भाई, सीधी सी बात है, कोई भी ग्राफ, अब इसके पहले वाला ग्राफ दे दूं, मैंने कहा भाई एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। अब मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स का ये वाला ग्राफ गिवन था, ये वाली वैल्यू 1 थी, ये वाली वैल्यू 6 थी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 थी, ये थी 5 थी, ये 6 3 हो गई और ये वैल्यू 2 हो गई। हमसे बोला गया ये एफ एक्स का ग्राफ है तो माइनस एफ एक्स बनाओ, तो माइनस एफ एक्स क्या होगा? इस ग्राफ का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो जब ये ग्राफ हमारे पास नीचे था, ये एक्स एक्सिस के नीचे था जितना, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है तो ये वाला ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का होगा। सही बात है? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास 3 पे वैल्यू क्या हो रही थी? 2 माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे हमारे पास 0 पे 0 ही होगी, ये 1 पे 0 ही होगी, 5 पे 0 ही होगी, लेकिन 3 पे वैल्यू यहाँ -2 हो रही थी, तो 3 पे वैल्यू यहाँ पे +2 होगी। तो ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम आते हैं मॉड एक्स का नेचर पे, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के नेचर पे। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली करता क्या है? मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि जब हमारे पास मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब जब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऑफ एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था उतना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब एफ एक्स की वैल्यू नीचे है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वो वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। मतलब कहने की बात इतनी सी है कि मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा।
अब अगर एफ एक्स का ग्राफ पहले एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे वाला है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम एक लाइन में मुद्दे की बात समझें तो मॉड लगाने का मतलब है, मॉड ऑफ एफ एक्स के ग्राफ का मतलब है कि जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, अबव द एक्स एक्सिस और ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमें, एफ एक्स का ग्राफ जितना एक्स एक्सिस के नीचे उसे ऊपर कर देना है बस। तो अगर हमसे बोला गया कि भाई y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, हमसे ये बोला गया एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू हमने कहा कि मॉड ऑफ एफ एक्स है, मतलब जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड है। तो इसका ग्राफ बनाओ अब क्या होगा। तो हमने कहा भाई साहब इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ तो कुछ माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका एक रूट होगा 2 और दूसरा रूट होगा 3 और ये 2 3 है तो यहाँ कहीं हो जाएगा हमारे पास 0 0 का वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है 6। इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2.5 रखने पे आ जाएगा -1/4। तो अगर मैं इसका मॉड बनाता हूँ, मॉड लगाता हूँ तो मॉड क्या करेगा, जो ग्राफ जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे था वो भी ऊपर आ जाएगा। मतलब मॉडल हर एक चीज को एक्स एक्सिस के ऊपर कर देता है। तो भैया ये एक्स एक्सिस के ऊपर था पार्ट तो ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये भी पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे था तो ये वाला पार्ट भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ ये ग्राफ मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ जो है वो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ जो है वो जी एक्स का ग्राफ होगा। यहाँ पे 2.5 रखने पे जो वैल्यू अभी -1/4 आ रही थी वो वैल्यू अब +1/4 आएगी। अब अगर इस ग्राफ की रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में बात करना है तो चूंकि ये इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर आएगा, ये पैराबोला में इनफाइनाइटली लॉन्ग ऊपर जाते हैं तो अगर हम एक्स एक्सिस से चपटाएंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास ऑल रियल नंबर। और अगर हम y के बारे में बात करेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है इंफिनिटी। तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी होगी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा है कि अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड का ग्राफ बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं और उसका डोमेन रेंज के बारे में हम किस तरीके से ग्राफिकली चर्चा कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए यहां तक। हाँ भाई, तो ये हमने एक कंसेप्ट सीखा मॉड में। अब दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास मॉड में है वो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है तो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ गिवन है तो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है। तो इसको हम पहले वैल्यूज से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स की कुछ वैल्यूज दी हैं। वैल्यूज कुछ ऐसी दी हैं कि भाई साहब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी, ऐसा एक लीनियर ले लेते हैं अपन, y इक्वल टू है 2x प्लस 3 ये हमारे पास, या fx इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर हमारे पास है, या पहले और इजी तरीके से ही समझे, पहले हम वैल्यूज लेके समझे। भाई देखो हो क्या रहा है, हम भावनाएं समझे जरा। अब हमारे पास जो x है, x अगर हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो x जो है वो पहले किसके पास जा रहा है, x जा रहा है पहले मॉडुलस फंक्शन के पास। x पहले मॉड ऑफ मसाला के पास जा रहा है, मॉड ऑफ मसाला के पास जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है मॉड x। फिर ये मॉड x किसके पास जा रहा है, मॉड x जा रहा है f के पास, f के पास जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, f ऑफ मॉड x आउटपुट आ रहा है और यही तो y है। ये कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो इसके बारे में हमें समझना है भाई साहब क्या होगा। तो हम देखें भाई ये बहुत ही अच्छी सी चीज कहना चाह रहा है। हम ऐसा करते हैं, पहले हम x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं। मैंने x की वैल्यू पुट करी 1 तो मॉड x की वैल्यू 1 आ गई। तो f ऑफ x है तो आंसर हमारे पास f ऑफ 1 आ गया। फिर हमने वैल्यू पुट करी 2 तो मॉड ऑफ x 2 आ गया तो आंसर f ऑफ 2 आ गया। क्या बात है, मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे आंसर f ऑफ 1 ही आ रहा है और x की वैल्यू 2 रखने पे आंसर f ऑफ 2 ही आ रहा है। अच्छा अगर हम डायरेक्ट fx के बारे में बात करते, ये f होता तो यहाँ से x आता और यहाँ से fx आता, तो हम x की वैल्यू 1 पुट यहाँ करते तो यहाँ भी f ऑफ 1 आता, x की वैल्यू 2 पुट करते तो यहाँ भी f ऑफ 2 आता। तो यार ये तो सेम है। देखो भाई ये जो कहानी हमारे पास चल रही थी ये पूरी कहानी किस चीज की है, f ऑफ मॉड x की।
और ये पूरी कहानी किसकी है, एफ एक्स की। तो एफ ऑफ मॉड एक्स में जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 2 आ रहा है, और एफ एक्स में भी मैं 1 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 2 आ रहा है, और अगर 0 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 0 ही आ रहा है। 0 पुट कर रहा हूं तो एफ ऑफ 0 ही आ रहा है। मतलब ये है कि जब पॉजिटिव इनपुट हो रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव इनपुट हो रही है या x की वैल्यू 0 इनपुट हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x की वैल्यू पॉजिटिव इनपुट हो रही है या x की वैल्यू 0 इनपुट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यूज आ रही जो fx की वैल्यू थी, सही बात है। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव इनपुट करी, यहां पे अगर मैं -1 इनपुट करता तो आंसर f ऑफ -1 आता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 इनपुट करता तो यहाँ पे वैल्यू +1 आती और +1 अंदर जाता तो आंसर f ऑफ 1 आता। अरे, और -2 इनपुट करता तो यहाँ वैल्यू +2 आती और आंसर जो है वो f ऑफ 2 आता। क्या बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रखने पे भी वही वैल्यूज आ रही है जो वैल्यू पॉजिटिव पे आ रही थी। 1 रखने -1 रखने पे भी f ऑफ 1 आ रहा है और -1 रखने पे भी f ऑफ 1 आ रहा है, 2 रखने पे भी f ऑफ 2 आ रहा है और -2 रखने पे भी f ऑफ 2 आ रहा है, 3 रखने पे भी f ऑफ 3 आ रहा है और -3 रखने पे भी f ऑफ 3 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मेरे पास fx का ग्राफ गिवन है, अगर मेरे पास fx का ग्राफ गिवन है तो क्या हो रहा है देखिए जरा। मान लीजिए हमारे पास fx का वही वाला ग्राफ गिवन था, fx की वैल्यू थी x² माइनस ऑफ 5x प्लस 6। अगर हमारे पास fx का ये ग्राफ गिवन था, इस ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें थी कि ये 0 था, 0 पे वैल्यू 6 थी, या ये नेगेटिव पे वैल्यू थी, ये वैल्यू 2 थी, ये 3 थी, और ये हमारे पास 2.5 था और ये -1/4 था। तो कंसेप्ट ये है कि जब मैं f ऑफ mod x की वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ mod x का ग्राफ बनाऊंगा, तो f ऑफ mod x मतलब mod ऑफ x² माइनस ऑफ 5 ऑफ mod x प्लस ऑफ 6, mod ऑफ x के स्क्वायर को x² ही लिख सकते हैं, तो x² माइनस ऑफ 5 ऑफ mod x प्लस ऑफ 6। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो जब मैं वैल्यू इनपुट करवा रहा हूं पॉजिटिव, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है या x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ mod x की जो वैल्यू है वो fx के ही इक्वल है, सही बात है। मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x पॉजिटिव x एक्सिस पर f ऑफ mod x का ग्राफ और fx का ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस था, तो पॉजिटिव x एक्सिस पर f ऑफ mod x और fx का ग्राफ बिल्कुल सेम ही होगा, और नेगेटिव x एक्सिस पे क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे भी इसका ग्राफ वही होगा जो पॉजिटिव x एक्सिस पे था, क्योंकि जो वैल्यू इसकी 2 पे थी वही वैल्यू इसकी -2 पे होगी, जो वैल्यू इसकी 2.5 पे थी वही वैल्यू इसकी -2.5 पे होगी, जो वैल्यू इसकी 3 पे हो रही थी वही वैल्यू इसकी -3 पे होगी। तो अगर हम देखेंगे तो -x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे इसका जो ग्राफ होगा वो वही होगा जो पॉजिटिव x एक्सिस पे था। अगर हम यहां से समझें तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -x व्हेन x इज नेगेटिव, सही बात है। तो जब हम यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो नेगेटिव x एक्सिस पे हमारे पास ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, वही वैल्यू होगी जो पॉजिटिव x एक्सिस पे थी, क्योंकि इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही है ना। मैंने इनपुट किया -2, तो f ऑफ -2 की वैल्यू f ऑफ 2 के इक्वल होगी, तो f ऑफ -2 की वैल्यू f ऑफ 2 के इक्वल होगी, मतलब 0 होगी। मैंने -2.5 इनपुट किया, तो f ऑफ -2.5 की वैल्यू f ऑफ 2.5 के इक्वल, मतलब -1/4 ही होगी। f ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो f ऑफ 3 के इक्वल होगी, मतलब 0 ही होगी। तो सेम यही वाला ग्राफ जो है वो होगा, सेम ये ग्राफ, जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पर था वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस पर होगा। तो अगर हम देखें कि f ऑफ mod x का जब हमें ग्राफ बनाना है तो बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमने किया क्या है। अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ कि भाई चलो ठीक है ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हम समराइज करना चाहें कि हमें f ऑफ x का ग्राफ दिया है और f ऑफ mod ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें f ऑफ x का ग्राफ दिया है और हमें f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना है, तो हम ऐसा करेंगे। सबसे पहली बात तो पहला स्टेप तो ये होगा कि पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ
पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ तो रहेगा सेम टू सेम, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल ही होगी। एफ 1 पुट करने पे एफ ऑफ 1 ही आएगा, 2 पुट करने पे एफ ऑफ 2 ही आएगा, 3 पुट करने पे एफ ऑफ 3 आएगा, 0 पुट करने पे एफ ऑफ 0 ही आएगा। दूसरा जो है भैया, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है, पुराना वाला जो ग्राफ है वो तो अपन कर दो गायब। ये अपन ने गायब कर दिया, टिक 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 टिक। और इस पे एक नया ग्राफ आएगा, वो क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है वो क्या होगा? सेम एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या बात है, एक शब्द में आ गया भाई साहब। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला सेम टू सेम एंड ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो भैया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस करना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला तो सेम टू सेम, और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब इसकी फोटोकॉपी बना दो भैया, मिरर इमेज बना दो इसका। तो ये डब्ल्यू बन गया इस केस में। तो जब भी हमें एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो ये तो ठीक है, ये तो हमने समझने के लिखा है। मेन भावना ये है कि पहली बात तो पॉजिटिव एक्स एक्स वाला ग्राफ तो ज्यों का त्यों बना देना है, और नेगेटिव वाले ग्राफ में सबको याद रखना है ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर आप इतना याद रखेंगे तो आप किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। हाँ भैया, अगली हेडिंग हम डालेंगे सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन समझिए, फिर इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी प्यारी होती है। उसके पहले हम समझे हम सिग्नम फंक्शन को लिखते कैसे हैं। ऐसा लिखा जाता है सिग्नम फंक्शन एस जी एन एक्स। एस जी एन को हम पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब अगर ऐसा लिखा हो एस जी एन ऑफ एफ एक्स तो इसे अपन पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स। मतलब अगर ऐसा लिखा हो एस जी एन ऑफ साइन एक्स तो हम इसे पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स। अगर ऐसा लिखा हो सिग्नम फंक्शन ऑफ 5x + 9 तो ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन ऑफ 5x + 9। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये पढ़ के बनना चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, इसे ऐसा पढ़ते हैं। इसके बाद फिर आती है इसकी डेफिनेशन। तो इसके डेफिनेशन के बारे में हम ध्यान देते हैं भैया, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। इसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की डेफिनेशन बड़ी प्यारी डेफिनेशन होती है। बड़ी प्यारी डेफिनेशन, बड़ी सस्ती सी डेफिनेशन है, लेकिन बड़ा मजेदार फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स कहता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जो कहता है इसकी वैल्यू होती है -1, 0 और +1। क्या बात है। इसका जो आउटपुट आएगा वो तो या तो -1 आएगा या 0 आएगा या +1 आएगा। -1 होता है जब x नेगेटिव होता है, और 0 होता है जब x 0 होता है, और 1 होता है जब x पॉजिटिव होता है। मतलब इसमें x तो इनपुट है। इनपुट की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो आउटपुट क्या आएगा? -1। इनपुट की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और इनपुट की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? +1। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो भाई ग्राफ देख लिया हम इसका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 पे तो वैल्यू 0 है, और 0 से जस्ट बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पे जो वैल्यू वो +1 है, और 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पे जो वैल्यू है वो -1 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, मैं इस तरीके से ये मार्क स्पेशली कर रहा हूं ताकि दूर से अपन को समझ में आए कि भाई कहना क्या चाह रहा बंदा। कहना ही चाह रहा है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मॉड x सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो ये सिग्नम फंक्शन होता है। अगर मैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करूं भैया, तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी इनपुट कर दो। लेकिन अगर इसमें रेंज के बारे में बात करें तो रेंज मतलब y की वैल्यूज, तो y की वैल्यू या तो -1 आएगी, या 0 आएगी, या +1 आएगी। तीन में से कोई भी वैल्यू आएगी और कुछ वैल्यूज नहीं आ सकती। तो इसका डोमेन रेंज ग्राफ हो गया, डेफिनेशन हो गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी। अपन ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स के बारे में अगर अपन इसके बारे में बात करें, हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक सिग्नम फंक्शन है। इसमें इनपुट हो रहा है x, तो आउटपुट हो रहा है सिग्नम फंक्शन ऑफ x।
अब कंसेप्ट ये है जब इनपुट नेगेटिव हो रहा है, जब कोई भी नेगेटिव नंबर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट क्या आएगा -1। जब कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा +1। और जब जीरो इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0। बोलो भाई, ये समझ में आया? जब x नेगेटिव इनपुट होगा तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा -1 आएगा। जब x पॉजिटिव इनपुट होगा तो आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा +1 आएगा। जब x जीरो इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो इस कंसेप्ट का जो यूज हमें करके हमें सीखना है वो हमें सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ बनाना सीखना है। अगर भैया सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ हमें बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? हमसे बोला गया भैया y = सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ बनाना बताओ। हमने एक बड़ा सुंदर सा एग्जांपल ले लिया। हमने कहा भैया f(x) की जो वैल्यू है वो वही है जो अपन अभी तक लेते हैं x² - 5x + 6। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? वहाँ बना लेते हैं। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब एक रूट तो इसका आ जाएगा 2, दूसरा रूट आ जाएगा इसका 3। 0 पे जो वैल्यू आएगी इसकी, 0 पे वैल्यू इसकी आ जाएगी 6 और इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/4। ये अपने पास y = f(x) का ग्राफ है। अब है ऐसा कि ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ हमें बनाना है। y = f(x) का ग्राफ हमें दिया है, हमें सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का ग्राफ बनाना है। तो हम क्या आएगा वही वो हमें सीखना है। बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल से अगर आपने सीख लिया तो आप सभी एग्जांपल कर लेंगे, और अगर एक से नहीं सीखा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए भैया कैसा होगा। भाई कंसेप्ट समझे अपन। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि सिग्नम फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है। इसमें जो इनपुट हो रहा है वो f(x) इनपुट हो रहा है और जो आउटपुट आ रहा है वो सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) आउटपुट आ रहा है। अब कंसेप्ट ये है कि जब इनपुट होगा नेगेटिव तो आउटपुट आएगा -1। जब इनपुट होगा 0 तो आउटपुट आएगा 0 और जब इनपुट होगा पॉजिटिव तो आउटपुट आएगा +1। ये बात तो क्लियर है भैया। हमारे पास जो सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) का हम ग्राफ बनाएंगे वहां पे आंसर या तो +1 में आना है, या तो आंसर -1 में आना है, और या फिर आंसर 0 आना है। ये हमने ग्राफ बना लिया +1 -1 पे। तो f(x) की वैल्यू 0 जहां जहां होगी वहां वहां सिग्नम फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है अपन को। f(x) की वैल्यू 0 कहां कहां हो रही है? तो वही f(x) की वैल्यू 0 वहां पे होती है जहां पे x एक्सिस को कट करे। तो x एक्सिस कट कर रहा है 2 और 3 पे। तो x एक्सिस की वो ये 2 और 3 पे कट कर रहा है। मतलब f(x) की वैल्यू 0, x = 2 और x = 3 पे 0 हो रही है। तो x = 2 और x = 3 पे f(x) की वैल्यू 0 हो रही है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये है कि भैया x = 2 पे और x = 3 पे सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये भैया 2 और 3 पे अपन ने 0 वाली बिंदी लगा दी। सही है, सत्य वचन। अब f(x) की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, x की जिन वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू नेगेटिव होगी, x की उन्हीं वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू -1 होगी। तो f(x) की वैल्यू नेगेटिव कब हो रही है भैया? f(x) की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ग्राफ ऑफ f(x) x एक्सिस के नीचे कब हो रहा है? तो ग्राफ ऑफ f(x) x एक्सिस के नीचे ये है। ये कब है? जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है। तो जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है, ध्यान से सुनिएगा, जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है तो ग्राफ ऑफ f(x) x एक्सिस के नीचे है। जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है तो ग्राफ ऑफ f(x) x एक्सिस के नीचे है। जब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है तो f(x) की वैल्यू नेगेटिव है, और जब f(x) की वैल्यू नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू -1 कब आएगी? जब f(x) नेगेटिव है। और f(x) नेगेटिव कब है? 2 से लेके 3 के बीच में। तो 2 से लेके 3 के बीच में जो सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? -1 आ जाएगी भैया। तो 2 से लेके 3 के बीच में सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी? -1। अब आगे बढ़े। जब f(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिग्नम फंक्शन f(x) की वैल्यू 1 होगी। अब f(x) की वैल्यू पॉजिटिव, इसको और अच्छे से पढ़ें। x की जिन वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की जिन वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की उन्हीं वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू 1 होगी।
तो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन ऑफ fx की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है? fx की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ ऑफ fx x एक्सिस के ऊपर होना। तो ग्राफ ऑफ fx x एक्सिस के ऊपर कब है? 3 से लेके इंफिनिटी में और माइनस इंफिनिटी से लेके 2 में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 है और x की वैल्यू 3 से लेके इंफिनिटी है, उस केस में fx की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो सिग्नम फंक्शन fx की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 1। उल्टा बोलो, सिग्नम फंक्शन fx की वैल्यू 1 कब होगी? जब fx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और fx की वैल्यू पॉजिटिव कब हो रही है? जब x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -2 है। तो सिग्नम फंक्शन fx की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू है 3 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -2। तो ये जो हमारे पास कहानी है, ये ग्राफ हमारे पास सिग्नम फंक्शन ऑफ fx का ग्राफ बनेगा। 2 पे 0, 3 पे 0, 2 से 3 में -1 और 3 से इंफिनिटी में +1 और माइनस इंफिनिटी से 2 में +1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ fx। अब इसको अपन सस्ती भाषा में समझते हैं कि भाई हमें करना क्या है। ये तो कंसेप्ट समझा अपन ने, करना बहुत आसान है भाई साहब, कुछ नहीं करना आपको। बेसिकली बहुत सबसे आसान रहता है सिग्नम फंक्शन ऑफ fx का ग्राफ बनाना, सबसे आसान। बढ़िया, हाँ ले भाई, देखो भाई कितना आसान है यो कि जहां जहां ये x एक्सिस को कट करेगा वहां तो 0 होगा। जहां x एक्सिस को ये यहां पर नीचे -1 बना ले और ऊपर अपन +1 बना ले। भाई नीचे जो वैल्यू -1 होगी, ऊपर वैल्यू +1 होगी। -1 +1 कब होना है? तो 2 और 3 पे तो कट कर रहा है, वहां पे वैल्यू क्या हो गई? 0। 2 से 3 के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो वहां पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -1। तो 2 से 3 के बीच में वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? -1। 3 से इंफिनिटी पे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ वैल्यू कैसी हो जाएगी? +1। और ये -2 से माइनस इंफिनिटी में भी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ भी वैल्यू जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? +1। बस इतना सा है। मतलब ग्राफ जहां x एक्सिस को कट कर रहा है, fx का ग्राफ जहां x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पे सिग्नम फंक्शन ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी? 0। जहां पे ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उतने पार्ट में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -1। जितने पार्ट में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर उतने पार्ट में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? +1। भाई सीधी सी बात है, सिग्नम फंक्शन ऑफ fx की जो वैल्यू है होंगी तो 3 ही, या तो -1 होगी या 0 होगी और या 1 होगी। -1 कब होगी? जब fx की वैल्यू नेगेटिव होगी। 0 कब होगी? जब fx की वैल्यू 0 होगी। और 1 कब होगी? जब fx की वैल्यू >0 होगी, पॉजिटिव होगी। अब 0 होने का मतलब है जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे x एक्सिस पे। नेगेटिव होने का मतलब है जिन पॉइंट पे लो x एक्सिस ग्राफ हो। और पॉजिटिव होने का मतलब है जिन पॉइंट पे अबव x एक्सिस ग्राफ हो। तो जितने पार्ट में ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा वहां सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -1 होगी। जितने पार्ट में x एक्सिस के ऊपर होगा वहां सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इस चीज को बार बार देखिए और इसका ग्राफ बनाने की एक बार और अपने मन से कोशिश कीजिए ताकि आप ये कंसेप्ट सीख जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन नोट कर लीजिए आप। हाँ भाई, कुछ एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं अपन सिग्नम फंक्शन वाले। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब भैया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम ये कहेंगे भैया सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू या तो -1 होती है, 0 होती है, +1 होती है। -1 कब होती है? जब इनपुट क्या हो रहा है? सिग्नम फंक्शन ऑफ x नेगेटिव होगा। 0 कब होती है? जब सिग्नम फंक्शन ऑफ x जो है, जो इनपुट हो रहा है वो 0 होगा। और 1 कब होती है? जब सिग्नम फंक्शन ऑफ x मतलब जो इनपुट हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। अब सिग्नम फंक्शन x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? -1 कब होता है? जब x की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 कब होती है? जब x होता है 0। और सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 1 कब होती है? जब x होता है पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास डिफाइन हो गया -1, 0 और +1। -1 कब? जब x नेगेटिव। 0 कब? जब x 0। और 1 कब? जब x पॉजिटिव। तो ये तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x के इक्वल हो गया। तो सिग्नम फंक्शन x की जो वैल्यू होती है वो सिग्नम फंक्शन ऑफ x के इक्वल होती है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल अपन कर सकते हैं।
अगर आपसे बोला जाए भैया सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है कि उसका एक रूट तो प्लस वन होगा, दूसरा माइनस वन होगा, तो ये प्लस वन होगा, ये माइनस वन होगा। अगर हम ग्राफ बनाएं तो जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है प्लस वन और माइनस वन पे, वहां तो हो जाएगा जीरो। अच्छा, ये बीच में पॉइंट जीरो होगा और जीरो पे वैल्यू वन हो रही होगी, माइनस वन हो रही होगी, है ना। तो हमने ये माइनस वन वाली लाइन बना ली सबसे पहले और ये प्लस वन वाली लाइन बना ली। तो एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है वहां तो वैल्यू जीरो। तो जिस पार्ट में एक्स एक्सिस के नीचे है वहां पे एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन से प्लस वन में ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस वन। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। और जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्रेटर देन वन पे, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस वन। जब ग्राफ जिस पार्ट में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वहां पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस वन। तो भाई जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां जीरो, जहां नीचे है वहां पे माइनस वन, जितने पार्ट में ऊपर है वहां पे प्लस वन, ग्राफ बन गया। अब चाहे तो अपन डिफाइन कर दें, भाई इसकी वैल्यू माइनस वन, जीरो और प्लस वन। तो जीरो कब हो रही थी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो रहा था। माइनस वन कब होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव होगा। और प्लस वन कब होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये तो इनइक्वालिटी है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व नहीं करना तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये नेगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन से प्लस वन, और पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन होगा वन से लेकर इन्फिनिटी। ये रिडिफाइन हो गया, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगली हेडिंग हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले हम देखें, कुछ इस तरीके से बॉक्स ऑफ एक्स दिखा रहता है। इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहले पढ़ना सीख लीजिए। अगर हमारे पास ऐसा लिखा है एफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको अपन पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -6.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5। एक अच्छी बात यह है, जब क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया जाएगा, तो वहां पे लिखा रहेगा कि भाई साहब ये जो बड़े बड़े ब्रैकेट है ना दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे ये लिखा रहेगा कि ये ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी पहले डेफिनेशन समझ लें भैया क्या है। डेफिनेशन इसकी बहुत ही आसान है, बहुत बिकराल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये कहता है इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या मतलब है इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन इजी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब अगर मैंने कहा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप पहले ये देखो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट छोड़ दो अभी थोड़ी देर को, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.2। तो 1.2 के इक्वल टू तो कोई इंटीजर होता नहीं है, उस लेस देन इंटीजर होता है। तो 1.2 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, 1, 0, -1, -2, -3, ये 1.2 से लेस देन वाले इंटीजर्स होंगे। इन सब में ग्रेटेस्ट, तो इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है, 1। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 की वैल्यू जो आती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आई बात समझ में। अगर हमसे बोला गया है 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेफिनेशन समझिए जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.7, तो 2.7 के इक्वल टू में तो कोई इंटीजर होता नहीं है, जो भी इंटीजर होंगे उससे लेस देन होंगे। तो 2.2 से 2.7 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, उससे छोटे इंटीजर हो जाएंगे 2, 1, 0, -1, -2। इन सब में ग्रेटेस्ट क्या होगा, 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2। अगर मैं कहता हूं
7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 7, तो 7 के तो इक्वल टू भी इंटीजर होता है 7, और उससे लेस देन क्या होगा 6, 5, 4, तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। फिर हम और आगे आए, हमने कहा भैया यहीं पे लिख लेते हैं -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -2 से इक्वल टू और लेस देन वाले इंटीजर, तो -2 के इक्वल टू तो इंटीजर -2 ही हो गया, और उसके लेस देन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे -3, -4, -5, इन सब में ग्रेटेस्ट क्या जाएगा -2। तो आंसर क्या आ गया -2। अगर हमने कहा -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1.6 के इक्वल टू तो कोई इंटीजर होगा नहीं, उससे लेस देन इंटीजर्स होंगे। तो -1.6 से छोटे इंटीजर क्या होंगे -2, -3, -4, -5, इन सब में ग्रेटेस्ट क्या होगा -2। तो आंसर आ गया -2। तो यहां से अपन ने 3 बातें सीखी भाई साहब, 3 बातें। पहली बात, इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी हो, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा कोई होगा। इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर स्वयं होता है, ये पहली बात। इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इंटीजर स्वयं होगा, पहली बात। दूसरी चीज, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 1, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 7। मतलब अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेसिमल पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डेसिमल वाले नंबर्स हैं, 1.2 है, 2.9 है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है एज इट इज वही लिख देना है, 1.2 का 1 होगा, 2.9 का 2 होगा, एज इट इज वही लिख देना है। लेकिन अगर नेगेटिव डेसिमल हुए, -1.2 हुए, -2.9 हुए, तो दिक्कत है, क्योंकि -1.2 का नॉन डेसिमल जो पार्ट था, इंटीजर पार्ट था, वो यहाँ पे देखने में -1 लग रहा था, लेकिन इसका आंसर क्या हुआ -2। तो इसका अगर डेसिमल के पहले का पार्ट -1 है तो आंसर क्या जाएगा -2। इसका डेसिमल के पहले का पार्ट -2 है तो आंसर क्या जाएगा -3। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो इतनी सी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स अमंग द ऑल द इंटीजर व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू x। और बहुत इजीली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े सस्ते में, बड़े आसान तरीके से, शॉर्टकट में अगर हम वैल्यूज निकालना है तो हमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ध्यान दीजिए 7 पॉजिटिव इंटीजर था, -2 नेगेटिव इंटीजर था। इंटीजर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर स्वयं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई डेसिमल पॉजिटिव डेसिमल पार्ट वाला है, पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, 1.2 है, 2.9 है, -2.7 है, इनका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं तो इनका डेसिमल वाला पार्ट सीधा आगे पीछे होगा तो लिख देते हैं। 2.7 का 2, 1.2 का 1, 2.9 का 2, समाप्त। लेकिन अगर नेगेटिव डेसिमल नंबर्स हैं, -1.2, -2.7, -1.6, तो इसके डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है उससे एक कदम आगे पीछे होना पड़ता है। अगर ये -1 है तो आंसर क्या होगा -2, -1 है तो आंसर क्या होगा -2, -2 है तो आंसर क्या होगा -3। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखें तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कोई भी नंबर का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है तो चीजें बहुत ही आसान है। अब आप इस चीज को ओरली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा भैया x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हमने कहा x की वैल्यू है 0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.999 0। इसका मतलब बहुत सुंदर सी बात यह हो गई कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है या 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर मैंने कहा x की वैल्यू है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 हो और 1 भी हो पे इक्वालिटी हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1। फिर आप आओ x की वैल्यू अगर 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.1 पे 2, 2.2 पे 2, 2.3 पे 2, 2.9999 पे 2।
मतलब अगर x की वैल्यू जब 2 से लेके 3 के बीच में है, 2 पे इक्वालिटी है तो 2, तो कॉमन सेंस ही लगा दो। जब 3 से लेके 4 होगा तो 3, जब 4 से लेके 5 होगा तो 5 पे इक्वालिटी नहीं करना है तो होगा 4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और जब -1 से लेके 0 होगा तो -1, भाई -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -0.1 का -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये -0 ये 0 है माइनस का, है ना, 0 है ये, तो आगे एक कदम पीछे पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1, -0.2 का -1, -0.3 का -1, -0.99 का -1, तो -1 से 0 में -1। अगर -2 से -1 देखेंगे तो -2, -1.2 का -2, -1.3 का -2, -1.99 का -2, -2 का भी -2। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी 0 पे इक्वालिटी तो 0, जब 1 से 2 के बीच में होगी 1 पे इक्वालिटी तो 1, 2 से 3 के बीच में होगी 2 पे इक्वालिटी तो 2, -1 से 0 के बीच में होगी -1 पे इक्वालिटी तो -1। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और यहां से हमारे पास एक और सुंदर चीज समझ में आई कि यहाँ पे हम x की वैल्यू तो एनी रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ नहीं छूट रहा है। अगर मैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू केवल और केवल इंटीजर आ रही है, नॉन इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं रही है। देखो आप 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, तो इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और अगर इसकी रेंज के बारे में बात करेंगे तो y बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली इंटीजर होगा। तो इस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन सीखी दोनों तरीके से, और उसके हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी, और x और y की वैल्यू मतलब इसका डोमेन और रेंज सीखा। नोट कर लीजिए पहले यहां तक। हाँ भाई, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन सीखी। हमने ये देखा कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0, जब x की वैल्यू होती है 0 से लेके 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। इसकी वैल्यू होती है -1, जब x की वैल्यू होगी 1 से लेके 2, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, इस +1। जब इसकी वैल्यू होगी 2, जब x की वैल्यू होगी 2 से लेके 3, 2 पे क्लोज। इसकी वैल्यू होगी 3, जब x की वैल्यू होगी 3 से लेके 4, 3 पे क्लोज। इसकी वैल्यू होगी -1, जब x की वैल्यू होगी -1 से लेके 0, -1 पे क्लोज। ये इसकी डेफिनेशन हमने अभी लिखी। हम इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। x की वैल्यू 0 पे, fx की वैल्यू 0, 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0 और 1 तक इसकी वैल्यू 0। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचे तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.4 पे 1, और लेकिन 2 पे जैसे ही पहुंचे तो 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, 2 पे इसकी वैल्यू 2, 2.1 पे 2, 2.2 पे 2, अब 2 3 पे जब पहुंचे तो 3 पे जैसे ही हम आ गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, 3.1 पे 3, 3.2 पे 3, 3.3 पे 3, 3.999 पे भी जाएंगे तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी 3, और 4 पे फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ऐसे आगे बढ़ेगा। अगर -1 पे वैल्यू देखेंगे तो -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1, -0.1 पे भी वैल्यू -1, -0.2 पे भी वैल्यू -1, बस 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली -2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और -2 से लेके 1 तक वैल्यू क्या रहेगी -2। तो ये इसका ग्राफ होगा। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 हो रही तो y की वैल्यू 0 हो गई है। जब x, लेकिन 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई और 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू 1 ही रही। फिर 2 पे इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू 2 ही रही। 3 पे इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 से लेके 4 तक इसकी वैल्यू 3 ही रही। -1 पे इसकी वैल्यू -1 हो गई, -1 से 0 तक इसकी वैल्यू -1 ही रही। -2 पे वैल्यू इसकी -2 हो गई, और -2 से -1 तक इसकी वैल्यू जो है -2 ही रही। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका ग्राफ बना लीजिए। अब आपने वीडियो पॉज करके ग्राफ बना लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज देखिए आप, यहां से अगर कोई बंदा चलना शुरू करता है तो ये सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, देखो स्टेप्स ऊपर बढ़ रहे हैं ना, टिक 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 टिक, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन ही बोलते हैं। स्टेप अप फंक्शन। देखिए सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है, सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है, ये सीढ़ियां ऊपर ही से स्वर्ग तक जा रही है ये, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्टेप अप फंक्शन हो गया, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए पूरा।
हाँ भाई, ग्राफ बना लिया होगा आपने, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं जो है मैं ये वाले पॉइंट्स जो डार्क वाले पॉइंट्स हैं वो मिलाना चाहता हूँ। मैं ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये वाले पॉइंट्स इनको मिलाना चाह रहा हूँ। मैं ये मिला रहा हूँ, ये मैंने ये ज्वाइन कर दिए। अगर ये ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी जरा देखिए भाई। x इक्वल टू 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, तो y पे y इक्वल टू x। अच्छा, और अगर इन हॉलो सर्कल वालों को अगर हम ज्वाइन करें, तो इसका ग्राफ क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, मतलब 1 -1, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, 2 -1। तो ये क्या हम कह सकते हैं, y इक्वल टू x -1 है। 0 x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1, 1 रखने पे वैल्यू 0, 2 रखने पे वैल्यू 1। तो ये वाली लाइन हमारे पास ऊपर वाली y इक्वल टू x हो गई और नीचे वाली लाइन हमारे पास y इक्वल टू x -1 हो गई। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ एक वैल्यू ली x, है ना, x पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो जिस पॉइंट पे यहाँ मिलेगा तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, है ना। अब मैं आज वायलट अलग कलर का मार्कर नहीं लिया हूँ तो इसलिए ऐसा बना देता हूँ। x पे अगर आपने ये वैल्यू पुट करी x पे, तो ये वाली लाइन पे मिला, तो ये वाली लाइन पे अगर मिला तो ये क्या है, y इक्वल टू x -1। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, x -1। फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया तो ये वाली लाइन पे मिला, और ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया। फिर थोड़ा और ऊपर गया तो इस वाली लाइन से मिला, इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से मिला तो ये y की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, x। देखिए आप समझिए, मैंने ये x की वैल्यू रखी है, ये वर्टिकल लाइन गई, तो नीचे वाली लाइन से मिलेगा, तो नीचे वाली लाइन में जब x आएगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये y की वैल्यू आती है ना, तो ये y की वैल्यू आएगी x -1। जब वो बीच वाली लाइन में जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब और ऊपर वाली लाइन में जाएगा तो y इक्वल टू x। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ आएगी। अगर ऐसी चीज़ आएगी तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ निकल के सामने आएगी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसकी वैल्यू x -1 से तो ऊपर है, मतलब x -1 के तो इक्वल ग्रेटर देन है। x -1 से ऊपर है तो x -1 के तो से तो बड़ा है, और x के नीचे है मतलब x से छोटा है। सही बात है ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x -1 से ऊपर है, मतलब x -1 से ये बड़ा है, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नीचे है और x ऊपर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी है और ये वाला पॉइंट y इक्वल टू x में भी है, मतलब कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में भी होगा और x में भी होगा, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x -1 से x के बीच में होती है, जहाँ x पे इक्वालिटी होगी। तो इसको आप बार बार रिपीट करके देख लेना, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी अपन ने इसका रिजल्ट निकाला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x -1 से x के बीच में होती है, जहाँ x -1 पे तो इक्वालिटी नहीं होगी बट x पे इक्वालिटी होगी। अच्छा, इससे अगर हम और रिजल्ट निकालना चाहें तो और भी निकालेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x -1 से लेके x तक होती है, वेयर x पे इक्वालिटी होती है। इसको हम जरा आगे देखें भाई, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है वो x -1 और x। अब तीनों तरफ x से सब्ट्रैक्ट कर दें तो x -1 माइनस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x और x माइनस x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x की जो वैल्यू है ये -1 से लेके 0 हो सकती है। मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूं तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, इनको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी और ही आसान है।
भाई अगर हमारे पास इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 3, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 4, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -3। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की है तो इसकी वैल्यू x होगी, कब होगी, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो अगली प्रॉपर्टी हम नोट कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है इसकी वैल्यू होती है x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगला प्रॉपर्टी देखें अपन, अगला प्रॉपर्टी ये है भाई कि अगर हमारे पास 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 1, और अगर 1.2 + 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालना चाहें तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने इसको 6.2 कर दिया तो 6.2 कर दिया तो ये 6 आ गया। दूसरा हमने देखा ये 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5 है, मतलब 1 + 5 है मतलब 6 है। मतलब अगर कोई x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर लिख सकते हैं, यहाँ i फॉर इंटीजर। तो ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए भाई इसको। अगली प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें दो केस होते हैं, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। हमने कहा ये जब x की वैल्यू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जब x की वैल्यू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0, और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1 - 2, तो वैल्यू क्या जाएगी -1। तो ये वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास -1। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अभी एक और प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। अगर x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और लेस देन इक्वल टू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। हम रख के देखें, हमने x की वैल्यू रख दी 1.2 और y की वैल्यू हमने रख दी 2.5। तो ये हमारे पास हो गया 1.2 प्लस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आएगा 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 3 आ गया। यहाँ पे हमने देखा तो ये हो गया 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1 + 2 ये भी 3 हो गया, ये इसके इक्वल टू हो गई। और अगर यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3 + 1 4, तो ये इसके लेस देन हो जाएगी। सेटिस्फाइड कर रहा है। एक बार आप ले लीजिए 2.5 एंड 1.9, तो ये इसके इक्वल टू हो जाएगा और इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी ये है, इसको आप याद रखिएगा। इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये डायरेक्ट यूज होगा अपना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आज अपन ने जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक, आज अपन ने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सेग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत ही आसान है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उसके बाद डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिनको अपन डिस्कशन करेंगे। डोमेन के और रेंज के, डोमेन और रेंज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।